नमस्कार मित्रों, मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र आपके अपने YouTube चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर आप टेट के एग्जाम दे रहे हैं, सी टेट, MP टेट, UP टेट, तो आज का लेक्चर हमारा टेट पर बेस्ड होगा। और जैसा कि आपको पता हो कि रिसेंटली जो हमारा एग्जाम होगा वो सी टेट का सबसे पास है, तो सी टेट के लिए तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा ही और अदर स्टेट टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग जीन प्याजे को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग ये वाला वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जीन प्याजे पार्ट 1 मैं अपने YouTube चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी में अपलोड कर चुका हूं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जो पार्ट 2 लेक्चर है लेंथी तो होगा। अगर आप पार्ट 2 ये जो देखेंगे इससे पहले पार्ट 1 भी एक बार जरूर देखिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सीरीज है, एक क्रम में चलते चलेंगे आप लोग तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो पार्ट 1 जरूर देखिए। आज का लेक्चर हमारा पार्ट 2 होगा जीन प्याजे पर। एक छोटी सी जीन प्याजे पर थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताऊंगा और उसके बाद प्याजे की अवस्थाएं जो 4 थी उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक स्टेटमेंट जो है जीन प्याजे का बहुत फेमस है। देखिएगा, जीन प्याजे जो थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और प्याजे साहब जो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्याजे साहब बोलते हैं कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण का अर्थ होता है कंस्ट्रक्ट, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन। बालक अपने ज्ञान का निर्माण इस भौतिक वातावरण में, सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। वो लर्निंग बाय डूइंग के तहत, जैसे एक टास्क देखा होगा ना, एक क्यूब होता है, बच्चा तोड़ मोड़ के जोड़ दे उसको उसको छोड़ दो इंडिपेंडेंट, वो कंस्ट्रक्ट कर देगा अपने ज्ञान का। जैसे वाइगॉत्स्की थे ना, वो भी संज्ञानवादी थे। वो भी बोलते थे कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण करेगा लेकिन उसको किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि समाज और उस समाज में रहने वाले लोग और लोगों की अंतःक्रिया के माध्यम से, इंटरेक्शन के माध्यम से वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। जबकि प्याजे बोलते हैं कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण इस भौतिक वातावरण में स्वयं करेगा। इतनी बात। ये जो मैंने लाइन बोली है ना, बहुत ध्यान रखिएगा। सीटेट का जो लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि किसने बोला था कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण इस भौतिक वातावरण में स्वयं करता है। इतनी बात हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं एक शब्द बोलूंगा, वो शब्द है स्कीमा। और स्कीमा के साथ साथ स्कीम्स को भी ध्यान रख लीजिएगा। दोनों मिलते जुलते हैं आपके ये दोनों शब्द। कभी एग्जाम में आता है स्कीमा क्या होता है, कभी पूछ लेता है स्कीम्स किससे संबंधित हैं। तो ये दोनों शब्द जीन प्याजे की एक शब्दावली है। क्या कहती हैं मैं आपको बताता हूं। स्कीम और स्कीमा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, दोनों को एक ही समझा जाता है, लेकिन थोड़ी विभिन्नता भी होती है इनमें। तो पहले स्कीमा ध्यान रखिएगा। जैसे आपने कंप्यूटर का ब्रेन समझते हैं क्या होता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसी तरह मैं एक इंसान हूं, बालक एक इंसान है। हम जो कुछ भी सीखते हैं, लर्न करते हैं, याद करते हैं, वो चीज कहां पे जाती है, आपकी ब्रेन मस्तिष्क में स्टोर होती जाती है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी करते हो और उसको जहां भी स्टोर करते हो, जहां पर मेंटल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, मेंटल स्ट्रक्चर समझ रहे हो, मानसिक संरचनाएं, यानी कि कुछ भी आपने चीज सीखी, वो चीज जाके आपने एक स्ट्रक्चर का रूप ले ली, एक आकृति का निर्माण ले लिया उसने और आपके मस्तिष्क में जाके फिट हो गई। जैसे CPU में सारी की सारी चीजें होती है, कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है CPU होता है, सारी की सारी चीजें स्टोर होती हैं। तो स्कीमा भी वही होता है कि आपने कुछ चीज सीखा, X चीज सीखी, फिर कुछ दिनों बाद Y चीज सीखी, फिर Z चीज सीखी, फिर A सीखा, फिर B सीखा, फिर C। जो कुछ भी सीखोगे उसका जितना भी कलेक्शन है सीखने का, ठीक है, जितना भी टोटल आपने सीख लिया, उसको जहां पे स्टोर करोगे, उस स्टोरेज प्लेस को, जहां पर वो चीजें जो होती हैं उन्होंने एक स्ट्रक्चर का रूप ले लिया है आपके मेंटल में। इसीलिए मानसिक संरचना भी स्कीमा को कहते
हैं। यानी कि स्कीमा का अर्थ ये है कि जो कुछ आपने सीखा और सीखने के बाद उसको एक स्ट्रक्चर का रूप दिया आपने अपने मेंटल में, और वो आपकी इधर पे जाके एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। एक चीजें एक्स फिर वाई जहां जहां स्टोर होती हैं अलग अलग नेम से, एक्स वाई जेड एसेट्रा एसेट्रा। तो ये आपका स्कीमा का कॉन्सेप्ट होता है। फिर स्कीम क्या होता है, देखिएगा, आपने अपने कंप्यूटर यानी ब्रेन में जो कुछ स्टोर कर लिया वो तो सारी की सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन कुछ और बता रही है, दूसरी इंफॉर्मेशन कुछ और है, तीसरी कुछ और है, चौथी कुछ और है, पांचवी कुछ और है। तो ये जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, ये हर एक अलग इंफॉर्मेशन कहलाती आपकी स्कीम। जबकि सबको इकट्ठा कर दो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है, वो कहलाएगी स्कीमा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। एक कंटेनर लीजिए, ठीक है, कंटेनर में आपने 10 बॉल डाल दी अलग अलग रंग की। ठीक है, तो वो पूरी बॉल जो है आपके कंटेनर के अंदर कलेक्टिव सारी की इकट्ठी, वो आपका भंडारण है, आपका मेमोरी में इंफॉर्मेशन, वो है आपका स्कीमा। जबकि आप एक बॉल को उठाओ, फिर दूसरी बॉल को उठाओ, फिर तीसरी बॉल को उठाओ, ये अलग अलग एक एक बॉल है, वो कहलाती है आपकी स्कीम। ठीक है, तो ये मूलभूत बेसिक सा अंतर होता है, लेकिन फाइनली कहलाती है ये आपकी स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी जो स्टोरेज होती है। तो ध्यान रखिएगा, तो स्कीमा और स्कीम प्याजे से संबंधित है। ठीक है, दो बातें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, जीन प्याजे जो थे, अब उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं बताई। ठीक है, कितनी बताई? 4 बताई। प्याजे साहब बोलते थे कि जो बालकों का विकास जो होता है वो सतत नहीं होता। सतत समझते हैं, जो चलता जा रहा है। बालकों का विकास असतत रूप में होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है, और एक निश्चित उम्र में इतना होता है, फिर निश्चित उम्र में इतना होता है, फिर निश्चित उम्र में इतना होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जेरोम ब्रूनर साहब जो आएंगे वो भी संज्ञानवादी थे। वो बोलते थे बालक का विकास सतत रूप से चलता है, जबकि प्याजे बोलते हैं कि बालक का विकास जो होता है एक क्रम में, एक उम्र में इतना होता है, फिर जब उसकी उम्र बढ़ेगी तो उसका मानसिक स्तर और बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। यानी कि प्याजे असततता की बात करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक मेमोरी फॉर्म में आप ध्यान में रखिएगा, सीटेट में आ चुका है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी वैसी वैसी हमारे संज्ञान का लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिएगा, प्याजे की 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, जिसमें वो बोलेंगे कि बच्चों का विकास धीरे धीरे, या बच्चों का संज्ञान का विकास धीरे धीरे उम्र के हिसाब से होता जाएगा। और 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं? तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। ठीक है, अब हम लोग पहली अवस्था पढ़ेंगे, जिसका नाम है संवेदी गामक, या दूसरा नाम बोले संवेदी पेशीय, या तीसरा नाम बोले संवेदी गत्यात्मक अवस्था। इंग्लिश में बोले तो सेंसरी मोटर स्टेज। जन्म से 2 वर्ष का इसका समय होता है। पहली अवस्था संवेदी गामक, संवेदी पेशीय, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज। जन्म से 2 वर्ष का इसका समय होता है। अब समझिएगा, संवेदी गामक जो बोला, गामक का अर्थ समझ रहे हो ना, गत्यात्मक, जिसमें मोशन हो, तभी तो अपन ने मोटर बोला। यानी कि यहां पर बालक मोटर एक्टिविटी करेगा। और साथ में संवेदी भी लिखा हुआ है, संवेदनाएं। और संवेदनाओं को बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां। यानी कि यहां बालक जो होगा अपनी संवेदनाओं या ज्ञान इंद्रियों के साथ साथ मोटर एक्टिविटी क्रिया के द्वारा सीखने की कोशिश करता है पहली अवस्था में, जिसका समय है जन्म से 2 वर्ष की अवस्थाएं। और हमें पता है कितनी आपकी संवेदनाएं होती हैं, ज्ञान इंद्रियां 5 होती हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं हम लोग। अगर आप छोटे बालक को देखोगे तो इस अवस्था में वो क्या करता है? अंगूठा चूसता है। या मैं ये बोलूं, अगर आपने उसके हाथ पर अपनी फिंगर टच करी तो वो क्या करेगा? ऐसे कर लेगा। ध्यान रखिएगा, आपने ये रखा और वो बालक ऐसे कर लेते हैं। यानी कि
इस स्टेज में बालक प्रतिवृत्ति क्रियाएं, जिसे रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिविटीज कहते हैं, करता है। जैसे अंगूठा चूसना, पकड़ना हाथ को, और साथ में वो ऐसी क्रिया करेंगे कि उधर पे कुछ खिलौना रख दिया है तो वो धीरे धीरे करके मोटर एक्टिविटी के द्वारा खिलौने को लेके आएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है इस अवस्था में। और अनुकरण भी करते हैं इस अवस्था में। अनुकरण का अर्थ होता है किसी की नकल करना, इमिटेट करना आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संवेदी गामक अवस्था का अर्थ हो गया कि यहाँ पर बालक अपनी संवेदनाओं के साथ साथ मोटर एक्टिविटी के द्वारा सीखता है। और इसमें मुख्य रूप से जो होता है प्रतिवृत्ति क्रियाएं होती हैं, जैसे कि अंगूठे को चूसना जैसा हो गया, और हाथ, किसी इंसान का हाथ पकड़ लेना, ये प्रतिवृत्ति क्रियाएं या रिफ्लेक्स एक्शन जैसी एक्टिविटी करता है इस स्टेज में। ठीक है, इतनी बात हो गई आपकी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस स्टेज में एक क्वेश्चन ये बनता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। क्या बोला अपन ने, ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स वस्तु स्थायित्व। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस स्टेज से संबंधित है। तो आप बोलेंगे कि प्याजे की पहली अवस्था से संबंधित है, जिसका नाम है संवेदी गामक या संवेदी पेशी या संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष होती है। ठीक है, तो ओपी का गुण या संवेदी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस या ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जो है पहली स्टेज से संबंधित है। क्या होता है हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, क्या नोट लगा लीजिएगा कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है जो पहली अवस्था है उसकी कितनी उप अवस्थाएं होती हैं, यानी कितने सब टाइप्स होते हैं। तो जो पहली अवस्था है ना, वो उसकी उप अवस्थाएं टोटल 6 होती हैं। ध्यान रखिएगा, 6 अब उप अवस्थाएं होती हैं। इतनी बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने अभी रिसेंटली अगर देखेंगे तो एक एडवर्टाइजमेंट आता है एक एक्ट्रेस का, वहां पे जो छोटा बालक होता है ना, खूब दौड़ता भागता है, तो ये मोटर एक्टिविटी तो है ही, इसी में करता है। वो अंगूठे चूसते रहते हैं बालक, ये रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिविटी है, इसी स्टेज में देखने को मिलती है हम लोग की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी स्टेज में बात करते हैं ओपी। ओपी यानी कि वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण पहली अवस्था में। वैसे तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 9 महीने से 11 महीने के आसपास ओपी का गुण देखने को मिलना शुरू होता है, लेकिन ओपी का स्थायित्व बोलें फाइनली हमें इस अवस्था में 18 से 24 महीने में ज्यादा देखने को मिलता है। अगर एग्जाम में आता है कि ओपी का गुण जो है किस स्टेज में है, पहली अवस्था में, और कब से स्टार्ट होता है, तो वो 9 से 9-10 महीने से, लेकिन आपको मुख्यतः देखने को मिलेगा 18 से 24 माह के बीच इस अवस्था में। अब क्या होता है ओपी, ध्यान से समझेंगे। ओपी कुल मिला के आप ये समझिए कि एक टास्क समझ लीजिए, एक गेम समझ लीजिए, जिसमें हमें क्या करना है, वस्तु का स्थायित्व करना है कि वो चीज है, किसके द्वारा, बालक के द्वारा। अब समझिएगा, मान लेते हैं कि एक छोटा बालक है 1.5-2 साल का। अब वो बहुत उधम कर रहा है, फुटबॉल से धपाधप फुटबॉल खेल रहा है। अब वो डिस्टर्ब कर रहा है माँ को, और माँ जो है वो किचन में खाना बना रही है। ठीक है, माँ का दिमाग खराब हुआ, उसको डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उसने बालक को धीरे से मारा। ठीक है, तेज नहीं मार के दिखा सकते भाई, धीरे से मारा, बालक रोने लगा, और पता है रोते हैं बच्चे तो फिर सो जाते हैं। अब वो बालक जो था सो गया। खेल किससे रहा था, फुटबॉल से। उसके दिमाग में क्या बसी थी, किसका चित्र बसा था उसकी मेमोरी के रूप में, स्कीमा के रूप में, फुटबॉल का। अब वो बालक सो तो गया, इसी बीच माँ ने अपना पूरा काम भी कर लिया। अब बालक क्या होता है, उठता है, उसका भेजा घूमता है, भेजा घूमा तो उसे किसका स्कीमा दिखाई दिया, किसकी इमेज दिखाई दी, फुटबॉल की। अब वो क्या करता है, एक टास्क करता है, वो फुटबॉल ढूंढने की कोशिश करता है। और इसी बीच में माँ ने क्या करी थी, फुटबॉल को कहीं पे जाके छुपा दिया था, फुटबॉल को छुपा दिया था। अब बालक उस पिलो के नीचे या अलमीरा के आसपास फुटबॉल देखने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, उसको खोजने का कार्य करेगा।
और जब वो खोजता है इस टास्क को, इस गेम तो नहीं, टास्क को ले कंप्लीट करने की कोशिश करता है और अलमीरा के पास जाके उसको ढूंढ लेता है, तो ये टास्क एक कंप्लीट सा माना जाता है और माना जाता है कि वो जो आपकी फुटबॉल मिल गई है उसका स्थायित्व आ गया है, उसका अस्तित्व है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, जो बालक के द्वारा कर लिया गया है, उसने बालक ने उसको ढूंढ लिया है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि इसी को बोलते हैं आपका वस्तु स्थायित्व, उसका स्थायित्व है। ठीक है, इसी को ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं, जो कि पहली अवस्था से संबंधित है। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं पहली अवस्था ही से संबंधित है आपका। पहली अवस्था से यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया कि ओपी का गुण जो होता है किस स्टेज में है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी किस स्टेज में है, पहली में है। इतनी बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी अवस्था के बारे में। हेडिंग डाल लीजिएगा सेकंड स्टेज, और सेकंड स्टेज का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब ध्यान से देखिएगा, इसका समय कितना? 2 से 7 वर्ष। प्री ऑपरेशनल का समय है 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक, जैसे नाम से पता चल रहा है, संक्रिया को बोलते हैं ऑपरेशन, और पूर्व ऑपरेशन बोल रहा है, यानी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। पूर्व ऑपरेशन है, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, और ऑपरेशन में लगता है दिमाग, यानी कि सेकेंड स्टेज जो है तर्क से पूर्व की अवस्था भी कहलाती है। इतनी बात हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कितना समय बोला? 2 से 7। शायद इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्व बाल अवस्था भी बोलते हैं। और इसी में बालक अगर बात करें तो 6 उम्र के बाद स्कूल भी जाने लगता है। अब आप ध्यान से समझिए, सेकेंड स्टेज जो है, इसको आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। स्टेट टेट में यह भी पूछा गया है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान में रखिएगा, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? हेडिंग में लिख लीजिएगा। एक है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। ठीक है, और दूसरा भाग है इसका अंतर्दर्शन, अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, तो कितने भाग हैं आपके सेकंड स्टेज के? 2। एक है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, और दूसरा है अंतर्दर्शन, जैसे इंट्यूटिव बोलते हैं, इंट्यूटिव स्टेज। ठीक है, जबकि पहली वाली का समय है 2 से 4, जबकि अंतर्दर्शन इंट्यूटिव का समय है 4 से 7। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आप लोगों को। जो सेकंड स्टेज है उसको 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो आपका प्राक संप्रत्यात्मक, प्री कंसेप्चुअल पीरियड कहलाता है, जो कि 2 से 4 वर्ष का होता है। जबकि 4 से 6 या 7 की बात करें तो ये इंट्यूटिव स्टेज या अंतर्दर्शी अवस्था कहलाती है। तो ध्यान में रखेंगे। अब समझते हैं इन 2 में क्या क्या है। पहले तो जनरली मैं आपसे बात करता हूं, समझिएगा। 2 से 7, मान लेते हैं आप 6 साल के हो। 6 साल के हो, कितने साल के? 6 साल के। अब जब 6 साल के हो तो आप किस कक्षा में होंगे? फर्स्ट या सेकंड? एक ट्रेडिशनल वे की मैं बात करूं, क्या आपने स्कूल में 6 साल के थे, फर्स्ट या सेकंड, या एलकेजी के बाद फर्स्ट सेकंड के आसपास पहुंच रहे होगे, तो क्या विज्ञान की पुस्तकें आपने ट्रेडिशनल वे में देखी? नहीं, विज्ञान नहीं चलता था इतना फर्स्ट सेकंड में आपका। यानी कि इसीलिए तो हमने इसको बोला है तर्क से पूर्व की अवस्था, जब क्योंकि हम जानते हैं इधर पे विज्ञान की बुक्स नहीं है और विज्ञान तर्क पर काम करता है। यानी कि इस स्टेज में विज्ञान, गणित जैसी चीजें जो होती हैं उसके बहुत समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि ये सब काम करते हैं आपके तर्क पर, चिंतन पर। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब विज्ञान समझ में नहीं आता तो विज्ञान में तो आपने पढ़ा था कि ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है,
क्या कहता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, बस एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलती रहती है। यहां पर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, ऊर्जा संरक्षण। यानी कि इस स्टेज में बालक में संरक्षण की समझ नहीं होती। गणित लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जैसी चीजों की बात करता है और इस स्टेज में बालक फर्स्ट सेकंड में है, उतना नहीं समझ पाता। यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जैसी चीजें उसको इतनी समझ में नहीं आती। ऊर्जा संरक्षण, न्यूटन का नियम समझ में नहीं आता सेकंड स्टेज में। ज्ञान इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं होता या विकसित नहीं होता, और विकसित ना होने को बोलते हैं केंद्रीकरण। यानी कि अभी नॉलेज इतना ही है, स्प्रेड नहीं है, और नॉलेज एक ही जगह है तो एक ही जगह चीज सीमित होती है तो उसको बोलते हैं केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। इसी को केंद्रीकरण की अवस्था कहते हैं, जिसका अर्थ है बालक का ज्ञान अभी एक जगह पर स्टोर है, बहुत ज्यादा फैला नहीं है, वो बहुत ज्यादा चिंतन नहीं कर सकता, वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जैसी चीजों में भेद नहीं कर सकता, वर्गीकरण उनमें नहीं कर सकता, ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं समझ सकता, न्यूटन का नियम नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि यह स्टेज विज्ञान से पूर्व या तर्क से पूर्व की अवस्था है। जैसा कि हमें कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि समय 2 से 7 है और बालक अभी पहुंचा नहीं है उस स्टेज में जहां पर वो एनसीईआरटी की 354 वाली कक्षाएं ईवीएस की पढ़ सके या विज्ञान की किताबें पढ़ सकें। ये जितना मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, इस स्टेज में चीजों को बालक पलट नहीं पाता, या मैं ये बोलूं कि इस स्टेज में बालक अपलट की अवस्था में भी रहता है। इंग्लिश में बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। चीजों को पलट नहीं पाता इस स्टेज में। अब पलटने को अर्थ क्या है, ये पलटाव का अर्थ क्या है, या ये अपलटाव है क्या? यहां पर बोल रहे हैं कि वो चीजों को पलट नहीं पाता, इरिवर्सिबिलिटी स्टेज भी कहते हैं। क्या अर्थ है यहां पर? जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 2 3 4 100 तक बोल दिया मैंने, लेकिन बालक से बोलो 100 99 98 97 90, यानी कि वो चीजों को पलट नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों? नॉलेज का विस्तार अभी उतना नहीं हुआ है। इतनी बात हो गई। अब बचपन में आपने पढ़ा होगा कि फलानी चीज को केमिकल लैब में कि इसको गर्म करो तो ये बनता है। तो मान लेते हैं मैंने एक्स को गर्म किया तो वाई बना। क्या वाई से बालक एक्स पे पहुंच पा रहा है? नहीं, क्योंकि वो चीजों को नहीं पलट पा रहा है, रिवर्स नहीं कर पा रहा है, पलट नहीं पा रहा है। इसलिए अपलटाव की अवस्था भी यही है। कौन सी? सेकंड। बहुत ध्यान में रखिएगा, मैंने एसिटिलीन को गर्म किया तो गर्म करने से बेंजीन बन गई, और बेंजीन को फिर मैंने ठंडा किया तो एसिटिलीन बन पाई? नहीं, वो चीजों को रिवर्स नहीं कर पा रहा है, अभी नॉलेज इतनी शार्प नहीं है उसकी। तो ध्यान में रखिएगा, अपलटाव का गुण भी इसी से संबंधित है, जो विकेंद्रीकरण का ही एक गुण है। ठीक है, इतनी बात हो गई। और समझते हैं यहां पर हम लोग 2 ग्लास लिए हमने, एक छोटा ग्लास है एक बड़ा ग्लास है, दोनों में बराबर पानी है। एग्जाम्पल मान लेते हैं 200 ml। लेकिन दोनों ग्लास में अंतर क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक ग्लास जो है वो मोटा है, एक ग्लास क्या है, लंबा है। दोनों में सेम पानी आ रहा है, जो मोटा वाला जो है उसकी विड्थ ज्यादा है तो उतना ही पानी उसमें है, लंबा वाला की जो मोटाई वो कम है लेकिन वो लंबा ज्यादा है, लेकिन पानी दोनों में बराबर है। अब बालक क्या होता है, इधर पे चीजें नहीं समझ पाता, बोलता भैया कि ये मोटा ग्लास है, इसमें मुझे कम दिखता है और ये इसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही। बालक ये तो देख रहा है कि 2 ग्लास हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट उतनी क्लैरिटी उसमें नहीं समझ में आ पाती, कि वो ये बताता है कि इसमें इतना लेंथ इतना पानी है, इसमें उतना पानी है। संरक्षण जैसी चीज नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जैसी चीजें इधर पे समझ में नहीं आती। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस स्टेज में ध्यान में रखिएगा, जो मैंने बोला प्राक संप्रत्यात्मक जो है प्री कंसेप्चुअल पीरियड है 2 से 4,
यहाँ पर बालकों में दो प्रॉपर्टी बहुत देखने को मिलेंगी। क्या होती हैं? एक होता है कि यहाँ पर जीववाद का गुण देखने को मिलेगा, और 4 वर्ष तक एक बालकों के अंदर एक प्रॉपर्टी और देखने को मिलेगी जिसे बोलते हैं ईगो सेंट्रिज्म, या हम लोग बोल सकते हैं अहम केंद्रता या आत्म केंद्रता। ये दो प्रॉपर्टी आपको इस स्टेज में देखने को मिलेगी। प्राक संप्रत्यात्मक 2 से 4 वर्ष 5 वर्ष तक हम लोग को देखने को मिलेगी। क्या होती है समझ लेते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है जीववाद, वाद का अर्थ होता है कोई प्रिंसिपल और जीव का अर्थ होगा हम लोग, है ना। यहां पर ब्याजी साहब ये बताना चाह रहे हैं कि जीववाद का अर्थ ये होता है कि बालक सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाए। इस अवस्था को या इस प्रॉपर्टी को हम लोग एनिमिज्म या जीववाद कहते हैं। बालक सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाता और दोनों को एक सा समझता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग जीववाद। उदाहरण से समझते हैं। अरे दीवार पे हम लोग पीट रहे हैं, हथौड़ा कील ठोक रहे हैं, बालक खड़ा है, पापा ठोके जा रहे हैं आवाज आवाज से, इतनी तेज तेज। बालक बोले पापा ये दर्द हो रहा है इसको तो दीवार को। तो यानी कि उसको दीवार में भी सजीवता का गुण दिख रहा है, यानी कि वो सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाता, है ना। समझे बात को। और आगे समझते हैं। बालक अपनी मम्मी के साथ छत पे खड़ा था। वो देखता है कि उसे सूरज चलता हुआ नजर आए। ऐसा होता तो नहीं है आपका। तो उसको ये लगे कि ये सूरज उसको चलता हुआ नजर आ रहा है ना, कि वो भी सांस ले सकता है। तो वो भेद नहीं कर पा रहा है कि क्या चीज सजीव है क्या चीज निर्जीव है। और समझते हैं। पिंकी जो गुड़िया थी, वो बच्ची जो है एक माँ की, वो गुड़िया से खेल रही, बोली पिंकी दीदी वो बात करती है उससे, उसको लगता है कि ये हमसे बात करेगी। तो ये भी सजीव और निर्जीव में भेद ना कर पाने का गुण ही एनिमिज्म कहलाता है। और समझते हैं। रामू डेली अपने पप्पा के साथ स्कूल जाता था स्कूटर पे। उसे स्कूटर चलता हुआ नजर आता था, जैसे कि वो लिविंग हो, जीव हो, सांस ले रहा हो। अब क्या हुआ, 15 तारीख को स्कूटर खराब, बालक जो होता है स्कूटर से नहीं जा पाया। तो बालक बोलता है कि पापा क्या स्कूटर को वायरल फीवर हो गया। उसे चीजें चलती हुई नजर आई और भेद ना कर पाए क्या चीज सजीव है क्या चीज निर्जीव है। ऐसे चीजें कहलाती हैं आपकी जीववाद, जो आपकी सेकेंड स्टेज में ही संबंधित है। और 2 से 4 वर्ष 5 वर्ष में हम लोग को प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में ही देखने को मिलती हैं। इतनी बात हो गई। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहीं पर ही आपको ईगो सेंट्रिज्म भी देखने को मिलता है। 4-5 वर्ष का बालक देखो अटेंशन का भूखा होता है। ईगो सेंट्रिज्म अहम केंद्रिता, यानी कि जो कुछ है वही है, सारी दुनिया उसके कदमों में है, नतमस्तक है, सब उसको निहार रहे हैं, उसके आगे पीछे लगे हुए हैं। जो वो बोल रहा है, जो वो कर रहा है, जो समझ रहा है वही वही है, वही दुनिया है, बाकी तो कुछ नहीं है। सब कुछ उसके आगे पीछे ही सिमट जाए, उसी जो उसको लगे वही चीज सही है, वही आपका कहलाता है ईगो सेंट्रिज्म अहम केंद्रता। केंद्र में बालक है, उसका बोलना उसका कहना जो कुछ कर रहा है सब लोग उससे अटेंशन घेरे हुए हैं, सब कुछ ये सब चीजें ईगो सेंट्रिज्म में ही शामिल की जाती हैं। पियाजे की सेकंड अवस्था से ही संबंधित है। इतनी बात ध्यान में रख लिया आप लोगों ने। अब आगे समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, जो सेकंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष का बालक होगा अगर, तो अगर 6 साल का बालक मान लें, अगर आप स्कूल जाओगे तो क्या टीचर बच्चों को बहुत ज्यादा लिखवाते हैं कि वो एक चार्ट पेपर बना रहता है, उस पे एप्पल बना रहता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। यानी कि लिखने से कहीं ज्यादा भाषा और उस पर बना एप्पल सिंबल साइन संकेत चिन्ह के माध्यम से बालक इस अवस्था में सीखता है और भाषा के साथ सीखता है।
लिखना उतना ज्यादा नहीं, संकेत, सिंबल, साइन और भाषा के माध्यम से यहाँ पर चीजें सीखता है बालक आपका। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेज की आपकी कुछ गुण थे। अब हम लोग 4 से जो 7 वर्ष या 6 वर्ष की बात करें तो जो इंट्यूटिव पीरियड है इस स्टेज का 4 से 6 समझ लीजिएगा, जिसे अंतर्दर्शन बोलते हैं, क्या कहलाता है। इंट्यूटिव का अर्थ आप ये समझिएगा कि उसकी जो लॉजिक है, उसके सोचने समझने की चीजें हैं, वो सिस्टमेटिकली नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से लॉजिक नहीं है। अभी इतना लॉजिक नहीं बना, वो चीजों को पलट नहीं पा रहा। ठीक है, इसको एक चीज से समझते हैं। अगर मैं बोलूं 2 गुणे 2 कितना होता है, 4। 2 गुणे 2 4। ठीक है, अगर मैं बोलूं 4/2 तो वो चीजें नहीं कर पाएगा। मैं ये बोलूं कि वो गुणा, भाग, जोड़, घटाना जैसी चीजें तो कर रहा है, या मैं ये बोलूं 3 गुणे 2 तो कर रहा है, वो 2 गुणे 3 नहीं समझ पा रहा, या 6 गुणे 3 कर रहा है, 3 गुणे 6 नहीं समझ पा रहा है। वो जोड़ घटाना तो कर रहा है, लेकिन जोड़ घटाना कर क्यों रहे हैं, उसका रीजन क्या है, ये चीज नहीं समझ पा रहा है। यानी कि उसका तर्क जो है क्रमबद्ध नहीं हुआ, वो चीजों को पलट नहीं पा रहा, वो चीजों को विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अंतर्दर्शन इंट्यूटिव कहलाती हैं। उसका लॉजिक क्रमबद्ध नहीं है, वो चीजों को पलट नहीं पा रहा। इतनी बात है, आपको ध्यान में रखनी है। आशा करता हूं आपको चीजें जो मैंने समझाने की कोशिश की हैं, जल्दी हम लोग बोर्ड पर आएंगे आपके सामने और एक एक चीज स्पष्टीकरण करूंगा तो और बेहतर हो जाएगा आपका। अभी लेक्चर को समझिए जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये थी आपकी पियाजे की सेकेंड स्टेज। बहुत प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं, एनिमिज्म किस स्टेज से संबंधित है, ईगोसेंट्रिज्म किस स्टेज से संबंधित है, सेकेंड स्टेज के कितने भाग होते हैं, 2 होते हैं, मैंने बता दिए हैं आपके। ठीक है, एक इंट्यूटिव बताया, अंतर्दर्शन जिसे बोलते हैं, और पहला मैंने बताया था प्राक संप्रत्यात्मक, प्री कंसेप्चुअल। ठीक है, ये बताया था आपका। अब दूसरी स्टेज कंप्लीट हो गई। अब हम लोग किस स्टेज पे बढ़ते हैं भैया, थर्ड स्टेज पर आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेज 7 से 11 वर्ष का समय होगा, और इस अवस्था को बोलते हैं हम लोग मूर्त। मूर्त समझते हैं ना, मूर्त का अर्थ आपका ये हो गया जो आपको सामने छू कर देख सको, सामने हो। ठीक है, जिसे हम लोग कॉन्क्रीट भी बोलते हैं। यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका समय है 7 से 11। और 7 से 11 का समय वह समय है जहां पर मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि यह तर्क चिंतन की शुरुआत इसी अवस्था से होने लगती है। ठीक है, तर्क चिंतन इस अवस्था से शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम कब होगा, किशोर अवस्था में, या पियाजे की चौथी अवस्था जो आगे आएगी। ध्यान रखिएगा, तर्क चिंतन की शुरुआत तीसरी अवस्था से हो जाती है आपकी। आप ध्यान रखेंगे। अब भैया एक बात बताओ, जो सेकंड स्टेज में समस्याएं आ रही थी 2 से 7 वर्ष में, वो सारी समस्याओं का समाधान इस स्टेज में कर दो 7 से 11 में। यहाँ बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 10 साल का होगा, वो 3 या 4 में आ जाएगा, विज्ञान आ जाएगा उसके पास, ऊर्जा संरक्षण का नियम समझ जाएगा, वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समझ जाएगा, वो कि लंबाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, उनको वर्गीकृत क्लासिफाई कर सकेगा। वो ऊर्जा संरक्षण का नियम तो पढ़ सकेगा, संरक्षण यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सब समझ सकेगा। ऊर्जा उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, सब कुछ समझ जाएगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समझ जाएगा। जीव बात का जो समस्या हो रही थी, जो सजीव निर्जीव का भेद जो हो रहा था, वो इस स्टेज में आके समाप्त हो जाएगा। ईगो सेंट्रिज्म की जो प्रॉब्लम हो रही थी कि बालक अपने आप को ही समझ रहा है सब कुछ, इस स्टेज में आके समझ पाएगा। जो भी समस्याएं वहां पर हो रही थी बालक के साथ, उन समस्याओं का समाधान यहाँ पे कर दो। वो चीजों को पलट नहीं पा रहा था, यहाँ पे आकर वो चीजों को पलट देगा। ये रिवर्सिबिलिटी का काम कर देगा यहाँ पर। और यहाँ पर वो रिलेशन, संबंध स्थापित भी कर सकता है। एक्स का भाई वाई, वाई का भाई जेड, तो इनमें क्या रिलेशन है, रिलेशन स्थापित भी इस स्टेज में कर लेता है।
दिन, तारीख, महीना, समय सब कुछ इस स्टेज में बताने लायक आपका बालक हो जाता है। किसमें? थर्ड स्टेज में। और मूर्त संक्रियात्मक बोला गया है, मूर्त चीजों को देख के उनमें चिंतन कर सकता है। मूर्त चिंतन करेगा, अमूर्त चिंतन नहीं करेगा, ध्यान रखना। मूर्त चिंतन करेगा, दो चीजों मूर्त होंगी उनको देखने के बाद चिंतन कर लेगा, अमूर्त चिंतन नहीं करता, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है? जीव बात का की समस्या हो रही थी, अब नहीं होगी। चीज नहीं पलट पा रहा था सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में आके पलट देगा। ठीक है, विज्ञान नहीं आता था, विज्ञान आ जाएगा। और विज्ञान तर्क पे होता है, इसलिए तर्क की अवस्था भी बोलते हैं। संरक्षण की समझ जो वहां पे नहीं हो रही थी, यहाँ पे आके हो जाएगी आपको। दिन, तारीख, महीना, समय सब कुछ इस स्टेज में आके समझ में आ जाएगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो थी, जो उधर पे नहीं समझ पा रहा था, यहाँ पे वर्गीकरण भी करेगा और रिलेशन भी स्थापित करना सीख लेगा। इस सारी की सारी चीजें आपकी थर्ड स्टेज से ही संबंधित हैं। आशा करता हूं आपको समझाने की जो मैंने कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। तो ये थर्ड स्टेज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, जो चौथी अवस्था है उसका नाम है आमूर्त चिंतन की अवस्था। आमूर्त को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टेज या आमूर्त चिंतन की अवस्था, जिसका दूसरा नाम है आपका औपचारिक अवस्था या फॉर्मल स्टेज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो सकती है। बालक मिस्टर इंडिया बन रहा है। मिस्टर इंडिया का मतलब ये है कि जो चीज उसे विजिबल नहीं है वो लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहा है। रसायन का एक्सपेरिमेंट बन रहा है कि जो चीज नहीं पता उसको ढूंढो। यानी कि आमूर्त चिंतन किस स्टेज में होगा? फॉर्मल में होगा। उसका जो तर्क चिंतन जो था, जो क्रमबद्ध नहीं था, यहाँ पे आके क्रमबद्ध हो जाएगा। सारी की सारी चीजें वो और अच्छे बेहतर तरीके से करने लगेगा। नॉलेज इस स्टेज में सबसे ज्यादा बिल्ड होने लगेगी। ज्ञान क्रमबद्ध आपका हो ही रहा है। और वो आमूर्त चिंतन जो होता है इस स्टेज से ही संबंधित है। समय क्या है? 11 से 15, ध्यान में रखेंगे। 16, 17, 18 भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्याजे जो थे ना, उन्होंने किशोर अवस्था तक तो अध्ययन किया, साथ में वयस्क अवस्था तक भी अध्ययन कर दिया। और सबसे पहले संज्ञान जो होता है ना, मेंटल का विकास कैसे होता है, उन्होंने अपने बच्चों पर ही कर डाला। 3 बच्चे थे उनके, तो 3 बच्चों पर ही उन्होंने मेंटल डेवलपमेंट का काम किया था। ध्यान में रखेंगे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड साहब के। तो ये थी आपकी प्याजे की कुछ बेसिक जानकारियां। ठीक है, अमूर्त का अर्थ होता है जो चीज ना दिखे, वो चीज दिमाग में है हमारे लेकिन सामने नहीं है, उस पर सोचना। ठीक है, आमूर्त चिंतन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ आपकी प्याजे की थ्योरी थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो मैं बता रहा हूं कि यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं इस लेक्चर से। पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों को मिक्स कर दूंगा मैं। ये लेक्चर लेंथी हो गया 30 मिनट का, तो प्लीज एक बार इस लेक्चर को जो भी देख रहे हैं प्रीवियस वाला जरूर देखिएगा, तब जाके चीजें और आपको बेहतर समझ में आएंगी। यहाँ पर मैंने स्कीमा, स्कीम, जीववाद, पलट आपलट सब कुछ बताने का प्रयास किया। और प्यारे का क्वेश्चन सीटेट में आता ही आता है। ठीक है, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अब इस लेक्चर को सुन लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पर जल्दी हमारा वाइगोस्की पर आएगा और हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, वृद्धि विकास पे पहुंचेंगे। लेकिन भैया लोगों, लाइक शेयर तो बनता है भाई, और सब्सक्राइब शेयर करना तो बनता ही है। अगर आप करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपका मित्र सतेंद्र, जीएस एकेडमी झांसी से। मैं सतेंद्र आप लोगों को जीएस के साथ साथ साइकोलॉजी के लेक्चर प्रस्तुत करूंगा। जीएस एनसीईआरटी प्रोग्राम जल्दी हमारा स्टार्ट होगा। देखिए, कोई भी चीज स्टार्ट होती है, समय लगता है, धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया जो स्टार्ट करी है मैंने, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, ईवीएस, ऐसे निबंध जो होता है आपका पीसीएस में, वो इन सबको मैं कवर कराऊंगा। इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर, एक प्रयास है। तो इस प्रयास में आप लोग सहभागिता दिखाएं, पार्टिसिपेट करें,
चीज़ों को लाइक करें और जैसा भी आपको लगता है कमेंट कर दें यार आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया जो होती है वो बहुत मैटर करती है मेरे लिए, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। कोविड-19 जो है उन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए, आप मास्क लगाते रहिएगा, स्वस्थ रहिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका दोस्त सतेंद्र, थैंक यू, ओके, बाय बाय।